केस नंबर 2 क्या है हमारे पास? केस नंबर 2 ये बच्चों कि अब सिंगल डिपार्टमेंट आएगा सवाल में क्या आएगा? सिंगल डिपार्टमेंट आएगा, एक डिपार्टमेंट होगा लेकिन वो मल्टीपल चीज़ें बना रहा होगा। वो क्या आ रहा होगा? मल्टीपल चीज़ें बना रहा होगा। सिंगल डिपार्टमेंट मल्टीपल चीज़ें बना रहा है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डिपार्टमेंट है फास्ट फूड में, वो पिज़्ज़ा भी बना रहा है, वो बर्गर भी बना रहा है, ठीक है जी, और वो फ्राइज़ भी बना रहा है। तो एक ही डिपार्टमेंट है, वो क्या कर रहा है? अब मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहा है। तो अगर सिंगल डिपार्टमेंट हो और मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहा हो तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, तो अब हमारा कॉन्सेप्ट ये वाला है। तो कॉन्सेप्ट का नाम क्या बच्चों? सिंगल डिपार्टमेंट प्रोड्यूसिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स। अब वो मल्टीपल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा, तो इस सिनेरियो में हम लोग क्या करने वाले हैं? ठीक है जी, आगे जरा। कहता है कि सिंगल डिपार्टमेंट है, प्रोड्यूसिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। अब यहाँ पे अगर एक डिपार्टमेंट का OAR निकालेंगे बच्चों, अगर हम यहाँ पे एक डिपार्टमेंट का OAR निकालते हैं इस वाले केस में, तो डिपार्टमेंट का OAR आ गया। डिपार्टमेंट का OAR निकालने के बाद हमने देखना कि हम जो 3 तरह की प्रोडक्ट बना रहे हैं, असल में हमने देखना एक प्रोडक्ट के ऊपर ओवरहेड कितने लग रहे हैं, ना कि एक डिपार्टमेंट के ऊपर कितने ओवरहेड लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें एट द एंड डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट निकालनी है प्रोडक्ट की, ना कि डिपार्टमेंट की। अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ गए तो हमें OAR पर यूनिट हर एक प्रोडक्ट का निकालना पड़ेगा। हमें बच्चों क्या करना पड़ेगा? हर एक प्रोडक्ट का OAR कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये जो OAR पर यूनिट है, क्योंकि हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और हर एक प्रोडक्ट का हमें ओवरहेड कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेट करने के बच्चों 2 तरीके हैं अगर हमारे पास सिंगल डिपार्टमेंट है और मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। पहला वाला तरीका बच्चों कौन सा? यूजिंग सिंगल OAR मेथड। सिंगल OAR यानी कि जितनी प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं सारों का एक ही OAR है, हमने सारों को एक ही कैटेगरी में फॉल करवा दिया। सिंगल OAR को ब्लैंकेट ओवरहेड रेट भी कहते हैं। जैसे कि ब्लैंकेट होता है, उसके 2-3 बंदे इसमें आराम से आ जाते हैं, वो कवर कर लेता होता है। ठीक, एक ही OAR होगा, सारी प्रोडक्ट को क्या कर लेगा? कवर कर लेगा। प्लांट वाइड रेट भी कहते हैं और इसको कंपोजिट रेट भी कहते हैं। ठीक है जी, यानी कि कंपोजिट मीन मल्टीपल प्रोडक्ट का एक रेट है। ये इसके 3 नाम आप लोगों ने याद रखना। अगर कल को आप ब्लैंकेट रेट पूछ ले, इसका मतलब सिंगल OAR है। इसमें हम करेंगे क्या? बड़ा ये बड़ा आसान है, सबसे आसान यही है, मजे का, आसान सा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये आता है, ये शुरू में मैं करवा चुका हूँ आपको, शुरू में करवा चुका हूँ। याद है शुरू में पहला मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें सारे कॉमन ओवरहेड को टोटल करवाया था, 6 बेसिस पे कैलकुलेट करवाया था। वो 6 के 6 ये सिंगल OAR थे, बस से सिंगल OAR 6 के 6। क्या करना होता है? सारे ओवरहेड को इकट्ठा करेंगे, रीजनेबल बेस से डिवाइड करेंगे, एक जो रेट आएगा वो सिंगल OAR होता है। ठीक हो गया जी? विच इज डिटरमिन्ड थ्रू अनदर बेस, यानी कि वो जो एक सिंगल OAR आएगा, या तो वो कह देगा भाई मशीन आवर की बेस के ऊपर सारों को क्या कर दो? अपॉर्शन कर लो, या उसका OAR निकाल लो। लेबर आवर की बेस के ऊपर क्या कर दो? हमें OAR कैलकुलेट कर दो, या यूनिट्स प्रोड्यूस के ऊपर हमें OAR कैलकुलेट, वो जो भी कहेगा हम उसके मुताबिक क्या करेंगे? रीजनेबल बेस ले लेंगे। ये मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, ओके। पहले ये समझाता हूँ, फिर इसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, 1 पे 1 आए जरा, इसको एग्जाम्पल से करते हैं जरा। अच्छा, एग्जाम्पल से क्या करना है? एग्जाम्पल आप लोग ये भी करेंगे मेरे सामने जल्दी से, मैं आपको बताता हूँ करना क्या। सिंगल OAR बड़ा आसान है, तो क्या करेंगे हम? फॉर एग्जाम्पल OAR पर मशीन आवर है, तो क्या करना है? टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर। खत्म कहानी, बस ये करना है मैंने, ये करना है बस मैंने। कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल है? सिंगल OAR मुश्किल है? नहीं मुश्किल। हाँ, यहाँ से आंसर क्या आएगा? यहाँ से आंसर क्या आएगा? यहाँ से आंसर क्या आएगा? OAR पर मशीन आवर। पर गौर से रिक्वायरमेंट पढ़ें, मैं तो जानना चाह रहा हूँ OAR पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट का OAR कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। क्या ये वाला OAR प्रोडक्ट के लिए यूज हो जाएगा? ये मशीन आवर के ऊपर है, मुझे पर यूनिट पे चाहिए, ये चेक। हाँ, ये तो किस पे है? पर यूनिट पे है।
मैं तो OR मशीन आवर पे खड़ा हूँ, इसका मतलब अभी यहाँ पे मुझे कुछ कन्वर्जन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? कुछ कन्वर्जन करनी पड़ेगी। कन्वर्जन क्या करनी पड़ेगी? मुझे मेरा डिज़ायर आंसर किस में पड़ा हुआ है? रुपीस पर यूनिट में। अब मैं इसको रुपीस पर यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? मुझे ऊपर चाहिए पैसे और ऊपर पैसे हैं, ये OR पैसे ही हैं, ये रुपीस है, ऊपर पैसे हैं, नीचे मुझे यूनिट चाहिए, तो नीचे मैं क्या कर दूंगा? यूनिट्स वाला फैक्टर ले आऊंगा। ये रुपीस ऑलरेडी है मेरे पास, तो डिनोमिनेटर में यूनिट्स चाहिए, यूनिट्स आ जाएगा। ऊपर पैसे चाहिए, पैसे पर मशीन आवर को उड़ाना है, तो ये मशीन आवर ये ऐसे आ जाएगा, ताकि ये मशीन आवर से कैंसिल हो जाए, ताकि ये मशीन आवर इस मशीन आवर से कैंसिल हो जाए और मेरा आंसर रुपीस पर यूनिट में आ जाए। ये सिंगल OR में हम ऐसा करेंगे और फिर ये वाला हमारा आंसर आएगा। सो दिस इज माय आंसर। मशीन आवर पर यूनिट में निकालना पड़ेगा, पर हाँ, पर वो मशीन आवर पर यूनिट में निकल नहीं सकता ना, क्योंकि जो ओवरहेड सारे आने वो मशीन आवर पे आएंगे। तो पहले OR मशीन आवर आएगा, फिर OR मशीन आवर को रुपीस पर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे और ये फिर प्रोडक्ट का हिस्सा बनेगा। क्या मेरी बात समझ आई? वो कार्टन वाली एग्जाम्पल याद है? कार्टन जायका लिमिटेड वाला क्वेश्चन याद है? उसमें डायरेक्ट मटेरियल था पर बॉटल, डायरेक्ट लेबर पर बॉटल था, ओवरहेड पर बॉटल पे नहीं था, पर वो भी पर किस पे थी? नहीं, पर बॉटल नहीं था, वो पर मशीन आवर था या पर लेबर आवर था? किस पे था यार? देखो जरा, जायका किस पे था? ये इधर आओ, पर लेबर आवर था, वो पर लेबर आवर था, तो मुझे पर बॉटल में जाना था, तो मैंने लेबर आवर पर बॉटल से उसको मल्टीप्लाई किया, ताकि रुपीस पर बॉटल ये प्रोडक्ट कॉस्ट कैसे बनेगा। ठीक हो गया जी? अभी भी ऐसा किया हमने, कोई मसला? ये सिंगल OR आ गया, ये दिस इज माय आंसर, ये मेरा आंसर होगा, ये सिंगल OR का मेरा ये आंसर होगा। कोई मसला? चलें जल्दी से कैलकुलेट कर लें। एग्जाम्पल थ्री जल्दी से कैलकुलेट कर लें। सिंगल OR रिक्वायरमेंट पढ़ लें ज़रा। रिक्वायरमेंट क्या है? OR पर यूनिट चाहिए, OR पर यूनिट चाहिए, लेकिन जो OR निकलेगा शुरू में वो आपने मशीन आवर की बेस के ऊपर फाइंड करना है। आपके पास 3-4 मिनट इसको फाइंड अप करने के लिए, ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है। जी डन बच्चों? ठीक है जी, आ जाए ज़रा। तो
फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज कैलकुलेट सिंगल ओ ए आर। सिंगल ओ ए आर कैलकुलेट करना हमने, ठीक है। आ जाए जरा सिंगल ओ ए आर कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंगल ओ ए आर, और ये जो सिंगल ओ ए आर चाहिए ये हमें चाहिए फॉर ईच प्रोडक्ट। सिंगल ओ ए आर पर यूनिट में चाहिए, और ये जो पर यूनिट वाला सिंगल ओ ए आर है ये फॉर ईच प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है जाने। तो सबसे पहले हम सिंगल ओ ए आर कैलकुलेट करेंगे। तो वो जो सिंगल ओ ए आर आएगा वो आएगा पर मशीन आवर पे, क्योंकि उसने बताया हुआ रिक्वायरमेंट में पर मशीन आवर है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड मशीन आवर। ठीक है जी, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आ जाए। सो these are overheads, this is the total overheads। सो टोटल ओवरहेड्स को टोटल करें ज़रा, क्या आंसर आता है? इन सारों को टोटल कर लें, क्या आंसर आया? 350,000। ये टोटल ओवरहेड्स आ गए। फिर बजटेड मशीन आवर्स पे आए। टोटल बजटेड मशीन आवर कितने हैं? 3500। तो ख़त्म कहानी। 350,000 डिवाइडेड बाय 3500 करेंगे तो हमारी कहानी ख़त्म हो जाएगी। ये राउंड 1 कहानी का ख़त्म होगा। सो 350,000 रुपीज़, 350,000 डिवाइडेड बाय 3500 मशीन आवर। आंसर यहाँ से क्या आया? रुपीज़ 190 पर 100। मैंने तो देखा भी नहीं है, पर मशीन आवर आ गया। तो ये हमारे पास आ गया सिंगल ओ ए आर पर मशीन आवर। ये सिंगल ओ ए आर पर मशीन आवर आ गया। क्या ये मेरा आंसर है? ये मेरा आंसर नहीं, मुझे तो पर यूनिट पे जाना है और प्रोडक्ट वाइज जाना है। तो आए ज़रा, कितनी प्रोडक्ट है मेरे पास? प्रोडक्ट ए है और प्रोडक्ट बी है। इन दोनों का ओ ए आर पर यूनिट पे जाना है। तो ठीक है, प्रोडक्ट ए चलते हैं, फाइन। फिर प्रोडक्ट बी करते हैं। प्रोडक्ट ए, देन प्रोडक्ट बी। आ जाए ज़रा, हमारे पास आंसर क्या पड़ा हुआ है? ₹100 पर मशीन आवर। सेम विद द केस इधर भी यही होगा, पर मशीन आवर। ये मेरा आंसर नहीं है। मेरा तो डिज़ायर आंसर ये है, मुझे तो ये चाहिए रुपीज़ पर यूनिट में आंसर। मुझे तो ये चाहिए रुपीज़ पर यूनिट चाहिए, क्योंकि वो लिखा हुआ सिंगल ओ ए आर पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट। हर एक प्रोडक्ट का रुपीज़ पर यूनिट चाहिए। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे फिर? समटाइम अभी तो मल्टीप्लाई करी जा रहा हूँ ना, आगे चल के हमें डिवाइड भी करना पड़ जाएगा। ठीक है जी, ये हर बार मल्टीप्लाई नहीं होना, समटाइम डिवाइड भी होना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, तो नीचे क्या चाहिए? यूनिट्स। तो नीचे क्या आना चाहिए? यूनिट्स। तो ऐसा फैक्टर ढूंढते हैं जिसमें नीचे यूनिट्स हो, जिसके बाद नीचे क्या आ जाए? यूनिट्स आ जाए। और ऊपर क्या आ जाए उसके पास? ऊपर मशीन आवर्स आ जाए। ठीक है जी, उसके पास इधर मशीन आवर्स आ जाए, ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाएं और मेरा रास्ता साफ हो जाए। अब मशीन आवर पर यूनिट ढूंढें। मशीन आवर पर यूनिट ढूंढें ज़रा। प्रोडक्ट ए के मशीन आवर कितने? अब यहाँ पे देखें रेट बना नहीं है, मुझे बनाना पड़ रहा है। तो ये मशीन आवर आ गया, और पर यूनिट कितने हैं? कितने हो गए? 3000। तो क्या करूँगा? 1500 डिवाइडेड बाय 3000। तो हम यहाँ पे करेंगे 1500 डिवाइडेड बाय 3000 यूनिट्स। तो जाके मेरा लाल वाला आंसर आएगा जो मुझे चाहिए। बताएं क्या आता आंसर? अब ₹50, ये मेरा आंसर आया। ऐसे आएगा। नहीं, बस आपने ये करना है। आप ये करेंगे जब एग्ज़ाम में करेंगे, एग्ज़ाम में आप ये करेंगे
प्रोडक्ट ए लिखा, आपने लिखना 100 मल्टीप्लाई बाय 1500 डिवाइडेड बाय 3000 इज इक्वल टू 50 रुपीज़ 50 पर यूनिट। इसके साथ फाइनल आंसर लिख लें, यानी कि इसके साथ लिखना है आप रुपीज़ पर यूनिट। बस ये करेंगे आप, ये नहीं करेंगे, ये तो मुझे करना पड़ता है ना, बच्चों को समझाना होता है, ठीक है। तो मैं समझाने के एतबार से कर रहा हूँ, आप लोग नहीं करेंगे ये। शुरू में कर लें, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए अपने ऊपर तो फिर आप ये कर सकते हो, इजाज़त है, कर सकते हो, कोई इतनी वो लंबी तमहीद बांधने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट बी पर आ जाएं जनाब। प्रोडक्ट बी को ऐसे ऐसे ज़ुबानी कर लेते हैं जनाब। हाँ जी बताएं, प्रोडक्ट बी में क्या करेंगे? 5000, इसको ऐसे कर लेते हैं। आंसर बताएं क्या आता है जनाब? ₹40 पर यूनिट, ये हमारे पास आंसर आ गया। सो ये हमारे पास था सिंगल OAR, ये सिंगल OAR था। मुश्किल? अच्छा आगे चलते, इसका पार्ट 2 बड़े मज़े का, पार्ट 2 तो बड़ा अच्छा है। आएँ ज़रा, अब ये वाला आ जाए। ये सिंगल OAR कब यूज़ करेंगे आप? जब आपके पास केस 2 आएगा। जब आपके पास केस 1 में सिंगल OAR की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे एक डिपार्टमेंट है, सॉरी मल्टीपल डिपार्टमेंट, लेकिन प्रोडक्ट एक है। जब प्रोडक्ट एक है तो वही जो एक ही OAR निकलेगा प्रोडक्ट का, ठीक है नी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, तो हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना OAR आना था। तो हमने कहा अपना अपना छोड़ो, एक ही OAR से गुजारा कर लो वो ये 100। फिर इस 100 को हमने दोनों को अलग अलग करके दे दिया। अल्टीमेट तो हमें प्रोडक्ट पर यूनिट चाहिए होता है ना, ये कॉमन है दोनों का, यानी कि इसका मतलब क्या इसका मतलब समझा सकते कोई मुझे? इसका मतलब क्या? इतने मशीन आवर्स लग रहे हैं एक प्रोडक्ट। इसका इस लाल वाले का मतलब बताओ ना, इसका मतलब क्या है इस लाल वाले का? और समझाइए, अपने मुझे आधा समझाया है। अगर 1 घंटा मशीन चले तो 100 रुपये वो कंज्यूम करती है दोनों प्रोडक्ट्स को बनाने में, दोनों प्रोडक्ट्स को बनाने में, ठीक है क्लियर? चलें आ जाए। इस 100 रुपये के खर्चे में दोनों प्रोडक्ट बना रही मशीन, वो पिज़्ज़ा भी बना रही है, वो बर्गर भी बना रही है। ये दोनों का है, सिंगल है ना, सिंगल है, कंबाइन है, ये कंबाइन है। तो इसके अंदर A भी है B भी है। तो फिर हम देखेंगे अच्छा यार पर यूनिट में खर्चा कितना आ रहा है, तो फिर हम कन्वर्ट कर लेंगे। 100 रुपये आ रहा है दोनों को बनाने में। हाँ जब क्वेश्चन किया तो 50 और 40 90 आ रहा है। हाँ 90 आ रहा है। 90 पर यूनिट क्या है? 90 पर यूनिट क्या है? वो मशीन आवर है। ये 100 मशीन, ये 50 और 50 100 पर यूनिट नहीं हो सकते। 100 पर यूनिट रुपीस पर मशीन आवर बराबर कभी भी नहीं होती। ये तो मशीन आवर का रेट है, ये तो यूनिट्स बनाने का रेट है। यहाँ पे अगर मैं 6 यूनिट्स बदलूँ यहाँ पे तो ये आंसर बदल जाएगा मेरा, तो वो डिफरेंट चीज़ है। क्लियर हो गया जी? क्लियर हो गया? कोई मसला? ठीक है जी। इसके पार्ट 2 पे आ जाओ तो बड़ा आसान है यार। अच्छा ये 1 वाला आसान था, मुश्किल था? आसान। अच्छा 2 वाला तो इससे भी आसान है, मतलब वो तो हमने पहले किया हुआ है, वो मैंने पहले करवाया, हालांकि ये भी हमने पहले किया हुआ था, पर एक बात आपको नहीं पता थी कि पर मशीन आवर से पर यूनिट पे जाना भी होता है, वो हमने भी देख लिया। दूसरे वाला तो बड़ा आसान। दूसरा वाला क्या है? यूजिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट वाइज OAR। दोबारा क्या कह रहा है? कहता है यूजिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट वाइज OAR। कहता है यार डिपार्टमेंट वाइज, अब हमारे पास डिपार्टमेंट वाइज में देखें तो एक डिपार्टमेंट है ना, तो कहता है यूजिंग डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे वो एज्यूम कर रहा है प्रोडक्ट वाइज। डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे क्या एज्यूम कर रहा है? प्रोडक्ट वाइज, यानी कि प्रोडक्ट वाइज डिपार्टमेंटल रेट या कॉस्ट सेंटर रेट या कॉस्ट पूल रेट, ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं। अगर वो डिपार्टमेंटल रेट कह दे, कॉस्ट सेंटर रेट कह दे और कॉस्ट पूल रेट कह दे, ठीक है नी। तो अब हम क्या करेंगे, हम सारे खर्चों को, डिपार्टमेंट तो एक है, सारे खर्चों को क्या डिपार्टमेंट वाइज बांटेंगे? नहीं, डिपार्टमेंट एक है, सारे खर्चे पहले ही उससे किए हैं। अब हम डायरेक्ट खर्चों को प्रोडक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबल बेसिस, वो जो डिपार्टमेंट की होती हैं। तो हम क्या करेंगे इस केस में, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कॉमन एफएच को टू ऑल प्रोडक्ट यूजिंग रीजनेबल बेसिस। अच्छा केस 1 में क्या करते थे? यही करते थे, पर वहाँ पे करते थे डिस्ट्रीब्यूटेड कॉमन एक्स टू ऑल डिपार्टमेंट। केस 1 में अगर मैं यहाँ पे केस 1 का रेफरेंस दूँ, केस 1 में क्या करते थे? डिस्ट्रीब्यूट कॉमन एफओएच टू
ऑल डिपार्टमेंट्स यूजिंग रीजनेबल बेसिस। पर केस 2 में डिपार्टमेंट की जगह क्या आ गया है, प्रोडक्ट आ गया। वही सीन वही एफएच का स्ट्रक्चर बनेगा, बस अब डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी की जगह प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी आ जाएगा। बाकी सारा वही, फ्लोर स्पेस, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिक, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सारे पोर्शन में सारा कुछ सेम रहेगा। क्लियर है? अब हम इसी क्वेश्चन को दोबारा करेंगे, लेकिन किस मेथड से, डिपार्टमेंटल रेट्स यानी कि प्रोडक्ट वाइज से। यानी कि आफ्टर एलोकेटिंग, सेकंड क्या है, OR पर यूनिट फाइंड करें आफ्टर एलोकेटिंग ऑल ओवरहेड्स बिटवीन टू प्रोडक्ट्स। दोनों प्रोडक्ट्स के दरमियान हम क्या करेंगे, हम अपॉर्चनमेंट कर देंगे। जितने भी कॉमन एक्सपेंसेस होंगे वह डायरेक्ट दोनों प्रोडक्ट्स को हम बांट देंगे। अभी तो मैंने प्रोडक्ट्स दे दिए हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर जो भी प्रोडक्ट वाइज जाएगा, तब ये हो सकता है कि अगर उन्होंने डिपार्टमेंट दिए और फिर कहा कि इनको प्रोडक्ट वाइज करें। हाँ, केस 3 ये है, केस 3 में मल्टीपल डिपार्टमेंट आएंगे और फिर मल्टीपल प्रोडक्ट आ जाएंगे हमारी। फिर हम डिपार्टमेंट OAR, फिर डिपार्टमेंट के OAR प्रोडक्ट के OAR को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि दो पोर्शनमेंट चलेंगे। ठीक है जी, केस 3 हमारा यही है जो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलें आ जाए, इसको कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वाले पे आ जाए ज़रा। ठीक है जी, जल्दी इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट वाइज OAR आ जाएगा हमारे पास। प्रोडक्ट वाइज OAR। अच्छा, प्रोडक्ट वाइज OAR का सबसे बड़ा फायदा वाला क्या है, यहाँ से डायरेक्ट पर यूनिट पे गिरेंगे जाके हम, क्योंकि 40 पर यूनिट पे रहे हैं, 40 यूनिट्स के ऊपर रहे हैं, 40 प्रोडक्शन के ऊपर रहे हैं, तो यहाँ पे OAR पर मशीन आवर नहीं आएगा। तो जब प्रोडक्ट वाइज OAR कैलकुलेट करेंगे, याद रखिएगा वो हमेशा पर यूनिट पे जाके गिरेगा। तो यहाँ पे कोई मशीन आवर, कोई लेबर आवर नहीं आने वाला, बात याद रहेगी। ठीक है जी, तो पहले वाला क्या गया, एलोकेशन आ गई। एलोकेशन के बाद कौन आता, बेस। बेस के बाद टोटल आ जाएगा। और टोटल के बाद कितनी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, दो प्रोडक्ट्स हैं। कौन सी हैं, A और B। ये बच्चों वाला काम है, ये वही वाला काम है जो हमने बेसिक प्राइमरी पोर्शनमेंट कर रहे हैं। समझ लो कि हम प्राइमरी पोर्शनमेंट ही कर रहे हैं। प्रोडक्ट A आ गया और प्रोडक्ट B आ गया। ये दोबारा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ लग जाए कि हम कैसे ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, आ जाए ज़रा एलोकेशन पर आ जाएं। पहले वाला कॉमन एक्सपेंस देखें कौन है हमारे पास सवाल में। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 80,000 है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 80,000 आ गई हमारे पास। ठीक है जी, $80,000 आ गया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बेस देखिए यहाँ से कौन बनती है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बेस देखिए क्या बनेगी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की नेटबुक वैल्यू बनती है, वो डेप्रिसिएशन होती है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस मशीन की है, अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस मशीन की तो मशीन आवर, अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस बिल्डिंग की है तो फ्लोर एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे अज्यूम कर लें कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर रहे हैं आप बिल्डिंग की, किसकी कर रहे हैं, बिल्डिंग की कर रहे हैं, अज्यूम कर लें। ठीक है, तो किसको ले लेंगे, फ्लोर एरिया को। और अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस मशीन की होती तो फिर क्या लिखते हैं, मशीन आवर्स लेते हैं हम। मेरी बात समझ लगी। नेटबुक एसेट तो नहीं है, वो तो डेप्रिसिएशन के लिए आता है, इंश्योरेंस के लिए आता है वो तो, एसेट की बुक वैल्यू। तो बात समझ आ रही मेरी। ठीक है जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस बिल्डिंग की, सो रिपेयर एंड मेंटेनेंस बिल्डिंग, तो यहाँ पे लिख लेंगे बिल्डिंग की। अगर नहीं समझ आए तो ऐसे असम्पशन ले लेना कि बिल्डिंग की ज्यूम करके मैं चल रहा हूँ। तो क्या जगह, फ्लोर एरिया। अब फ्लोर एरिया के ऊपर अपॉर्चुनिटी हो जाएगा,
2000 5000 कितना बन गया टोटल 7000। तो 7000 के साथ अपोर्शन करना है आप लोगों ने, हो जाएगा? ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट कौन है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किसके ऊपर हम बेस करेंगे? अच्छा रिपेयर एंड मेंटेनेंस बिल्डिंग है, तो इसके लिए हमने बेस कौन सी बना ली? मैं बेसिस लिख लेता, बाकी घर जगह कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए कौन सी बन गया? फ्लोर एरिया, ताकि सारों का आंसर एक जैसा ही आए। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किसके ऊपर हम करेंगे? नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट। इनडायरेक्ट वेजेस के लिए देखें कौन सा सूटेबल है? यस वर्कर्स आ जाएंगे। हीट एंड लाइट के लिए कौन आ जाएगा? हीट एंड लाइट फ्लोर एरिया होता है, प्रोडक्शन का हीट एंड लाइट से कोई ताल्लुक नहीं। पावर एक्सपेंस कौन है? पावर एक्सपेंस हॉर्स पावर और होता है। अगर हॉर्स पावर और नहीं है तो लाइटनिंग पॉइंट तो नहीं होता है। ये पावर एक्सपेंस मशीनों का चलने का खर्चा है बड़ी, तो फिर टोटल बेस्टेड मशीन आवर यहाँ पे ले लूँगा, यहाँ पे क्या लूँगा? मशीन आवर्स ले लूँगा, ठीक है। इन बेसिस के ऊपर बांट देंगे, इन बेसिस के ऊपर आप बांट देंगे। जब इन बेसिस के ऊपर बांट देंगे तो आपके यहाँ पे आ जाएगा टोटल ओवरहेड। क्या आ जाएगा? डिपार्टमेंट प्रोडक्ट ए का और प्रोडक्ट बी का, यहाँ पे टोटल ओवरहेड आ जाएगा। जो भी आएगा उसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे बच्चों। किससे कर देंगे? डिवाइड, इसको डिवाइड कर देंगे। किससे करेंगे? यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड कर देंगे, यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास OAR पर यूनिट आ जाएगा और यही आपका आंसर होगा। मेरी बात समझ आई क्या? जब सारे कॉमन एक्सपेंसेस को बांट देंगे, ए और बी का टोटल ओवरहेड आ जाएगा, टोटल ओवरहेड को डिवाइड करेंगे यूनिट प्रोड्यूस से, तो AR पर यूनिट आ जाएगा। सॉल्व हो जाएगा, पक्की बात है। अच्छा अब इससे रिलेटेड एक होमवर्क का क्वेश्चन है, कर लोगे? आज रहने दो, ओके ठीक है। बस आज फिर 5 बजे से पहले ये कर लीजिएगा, ये वरना ये भी हाथ से जाए हमारे। 5 बजे तक काम नहीं करना, मेरे ख्याल में 5 बजे के बाद काम ना करना। बेसिस की पिक्चर लेनी है, कौन सी? ठीक है, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ठीक है जी, माशाल्लाह रिजल्ट था, बच्चों ने माशाल्लाह काफ़ी बच्चों ने पेपर पास किया। तो अब ये वाला भी पेपर पास करना, और इस वाले पेपर को पास करने के लिए क्या करना है? पढ़ना पड़ेगा सिर्फ, ठीक है। बस जो रोज़ का रोज़ काम दी जा रहा हूँ वो रोज़ का रोज़ करते रहे, इंशाल्लाह ताला आराम से उनसे पेपर पास हो जाएगा। अभी रिसेंट टाइम में अच्छा खासा CMA का पार्ट ही मुश्किल आया था, लेकिन मैक्सिमम हमारी क्लास के मेजर बच्चों ने पेपर पास किया, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट पास दिख जाए। तो अगर वो इतना मुश्किल पेपर पास कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपकी बारी इतनी मुश्किल पेपर नहीं आएगा, उम्मीद तो यही है। अगर आ भी जाए तो अगर प्रैक्टिस की हो, चीज़ें सीखी हो, पेपर पास हो जाता है, ठीक है जी। तो पेपर पास करने का एक ही हल है कि आप रोज़ के रोज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। रोज़ के रोज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, चैप्टर आसान हो जाएगा, फिर उसको सॉल्व करने में मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। अच्छा हम सॉल्व कर रहे होंगे, इंटरेस्ट पैदा होगा। क्वेश्चन नहीं करेंगे ना तो आपका दिल उठ जाएगा इस चैप्टर से, आप इस चैप्टर से भागेंगे कि नहीं चलो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ये तो मेरे पल्ले पड़ ही नहीं रहा, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। तो प्रैक्टिस लाजमी करेंगे, ठीक है जी। हमने केस 2 कंप्लीट कर लिया था, लास्ट हमने लेक्चर में केस 2 कंप्लीट किया था। थोड़ा सा ज़्यारत करवा दूँ, हमने सिंगल OAR कैलकुलेट किया था, फिर आप लोगों ने क्या किया, पार्ट बी जो है ये खुद ब खुद आप लोगों ने कर लिया था, ठीक है। अच्छा अब केस 2 हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है जी। अब चेक करें जरा, लास्ट में इसके बाद आखिरी केस रह गया केस 3 मल्टीपल डिपार्टमेंट्स वाला। केस 3 में जाने से पहले हम केस 2 का एक पास पेपर करेंगे, ताकि पास पेपर में इस तरह का क्वेश्चन कैसे आएगा और हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे वो जरा हम सीख लें। जरा पास पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 है एहसन एंटरप्राइज वाला। अब हम ये सॉल्व करने लगे, ठीक है जी। एहसन, अच्छा केस 2 हमारा है क्या था? मल्टीपल प्रोडक्ट्स थी और सिंगल डिपार्टमेंट में वो बन रही थी। चलें देखते हैं एहसन एंटरप्राइज में क्या।
एसन एंटरप्राइजेस प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स, क्या बना रहा है? 3 प्रोडक्ट्स बना रहा है, 3 प्रोडक्ट्स बना रहा है। अगर ये 3 प्रोडक्ट बना रहा है तो इसका मतलब ये कि कौन सा केस आ गया? मल्टीपल प्रोडक्ट वाला आ गया, अल्फा बीटा गैमा। The management had some reservation on the method of costing. Consequently, cost accountant has reviewed the record and gathered the following information. The cost incurred during the latest quarter, जो अभी पिछले 3 महीने गुजरे, ये उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। ठीक है जी। अच्छा, अब डिपार्टमेंट के बारे में नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट सिंगल डिपार्टमेंट होगा। ठीक है जी। तो हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट और सिंगल डिपार्टमेंट हमारे पास आ गया। हाँ, सिंगल डिपार्टमेंट कंसीडर करेंगे। जब वो मल्टीपल डिपार्टमेंट बताएगा तो वर्सेस सिंगल प्रोडक्ट आएगी, और जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स के बारे में बताएगा वर्सेस सिंगल डिपार्टमेंट आएगा। और जो केस 3 करवाऊंगा उसमें खुद बताएगा 3 डिपार्टमेंट से 3 प्रोडक्ट बना रहा है, 3 डिपार्टमेंट से 2 प्रोडक्ट बना रहा है, वो खुद बताएगा। ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल आ गया, डायरेक्ट लेबर आ गया। आपको पता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर हमारे इस चैप्टर का हिस्सा नहीं बनने वाले, तो इनको मैंने पहले क्रॉस कर दिया। ठीक है जी। तो ये हमारी गेम का हिस्सा बनने वाले नहीं है। तो इसके बाद से जितने भी यहां से लेके यहां तक जितने भी ओवरहेड्स आएंगे, ये सारे सारे ओवरहेड मैं यूज करने वाला हूं। तो ये हमारी गेम का हिस्सा बनेंगे ओवरहेड्स। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास उसने बता दिया अल्फा बीटा गैमा 3 प्रोडक्ट्स हैं। अल्फा 12,000 बनाता हूं, बीटा 20,000 45। डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट, एक यूनिट बनाने पर कितने लेबर आवर खर्च होते हैं। और अगर यहां से मुझे डायरेक्ट लेबर आवर कैलकुलेट करने तो क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे यूनिट से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट से मल्टीप्लाई। ठीक है जी। अगर मान लें ये ए है, इसको बी कर लें, सी कर लें, डी कर लें, तो ये कैसे आएगा? बी मल्टीप्लाई बाय ए। अगर इसको बी कर लें थोड़ी देर के लिए, तो इसको मल्टीप्लाई डायरेक्ट लेबर आवर चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई एक्स से, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा ए के साथ। क्लियर? इसका मशीन आवर पर यूनिट है, तो अगर ये एक्स है इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा ए, टोटल मशीन आवर आ जाएंगे। इंस्पेक्शन आवर पर यूनिट, ये एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा ए, टोटल इंस्पेक्शन आवर आ जाएंगे। और यहां से टोटल मशीन आवर्स आ जाएंगे, यहां से टोटल इंस्पेक्शन आवर्स आ जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है? तो साथ साथ हम क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे, साथ साथ हल्का हल्का प्लान बनाते रहेंगे, ताकि जब मेन क्वेश्चन स्टार्ट करें तो फिर ज्यादा सोचना ना पड़े। अदर रेलिवेंट डिटेल, अब अदर रेलिवेंट ये जो डिटेल दी है, फैक्ट्री यूटिलाइजेशन स्पेस, कॉस्ट ऑफ मशीन, तो नाम से ही पता चल रहा है ये ऊपर वाले ओवरहेड्स की बेसिस है। तो ये क्या आ गई हमारे पास, और ये भी हमारे पास क्या आ गई? बेसिस आ गई। तो ऊपर आपको मैंने बताया था कि ओवरहेड वाले चैप्टर में 2 इंफॉर्मेशन गिवन करेगा, एक ओवरहेड और उनकी बेसिस गिवन करेगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी का 10% पर एनम। ठीक है, अभी साइड पे लिखा हुआ है, इसको हम देखेंगे जब हम प्लांट एंड मशीनरी देखेंगे। तो ऊपर देखिए प्लांट एंड मशीनरी का है, प्लांट एंड मशीनरी ये है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जब तुम्हें कैलकुलेट करेंगे तो तुम्हारी सिर्फ 10% का हिस्सा है, बाकी जो डेप्रिसिएशन नजर आ रही है ना 1560,000 ये टोटल डेप्रिसिएशन है। इसमें से 10% हिस्सा किसका है? प्लांट का। फिर रिमेनिंग किसका होगा? ये प्लांट एंड बिल्डिंग की कंबाइन है ना, ये जो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी है एंड बिल्डिंग है, ये टोटल है। तो इनमें से प्लांट एंड मशीनरी का हिस्सा कितना है? 10%। बाकी कितना होगा? बिल्डिंग का होगा। ठीक है जी, 2 अलग अलग एसेट है ना, प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग है। ठीक है जी, चलिए जब बारी आगे देख लेंगे, अभी वैसे में देख लिया। रिक्वायरमेंट ये देखते हैं बच्चों, डिटरमिन द फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। हाँ, यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करना है? OAR पर यूनिट फॉर अल्फा बीटा गैमा, यानी कि मुझे अल्फा बीटा गैमा का OAR पर यूनिट चाहिए। ठीक है, बाय यूजिंग अ सिंगल ओवरहेड रेट, और सिंगल ओवरहेड किसके ऊपर बेस कर रहा है? डायरेक्ट लेबर आवर। इसका मतलब सिंगल OAR कैलकुलेट करूंगा, फिर वो सिंगल OAR प्रोडक्ट को दे दूंगा, जैसे कि हमने प्रीवियस वाली एग्जांपल में किया था लेक्चर नोट्स में, अगर आपको याद हो, बल्कि ज़ियारत करवाई देते हैं आपको। ये सिंगल OAR हमने कैलकुलेट किया था। तो क्या किया था?
पहले ये ₹100 पर मशीन आवर सिंगल OAR आया था, फिर इस 100 को हमने A को भी बांट दिया और B को भी बांट दिया। ठीक है जी, अभी हम ऐसा करेंगे, सेम सेम इसको फॉलो करेंगे। चले आइए जरा। तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, सिंगल OAR कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आइए जरा सिंगल OAR कैलकुलेट करते हैं। तो रिक्वायरमेंट नंबर A, तो हम क्या करेंगे, सिंगल OAR। जवान पेपर पास हुए? माशाल्लाह माशाल्लाह। हम क्या करेंगे, सिंगल OAR पर यूनिट फाइंड करेंगे फॉर ईच प्रोडक्ट। हर एक प्रोडक्ट के सिंगल OAR आप कैलकुलेट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, सबसे पहले सिंगल OAR कैलकुलेट करना है। तो सिंगल OAR के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, OAR, और ये सिंगल OAR किस बेसिस पर आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर आएगा। तो ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, टोटल बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय, अच्छा एग्जाम में फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, टोटल यस, टोटल बजटेड लेबर आवर। ठीक है जी, चले आए जरा। अब टोटल बजटेड ओवरहेड ये वाले 6 लाख से लेके 12 लाख तक, जिनको मैंने ओवरहेड वाला निशान पहले लगाया हुआ है, इन सारों को ऐड करें तो बताएं आंसर कितना आता है मेरे पास। इन सारों को ऐड करने के बाद आंसर बताएं कितना आता है। 9488 000 9488 000 आ गया। ठीक है जी, ओके। जाए जरा 9488 000, इसको तो यहाँ पे लिखते हैं, ₹9488, ये 000 आ गया। अब मुझे चाहिए डायरेक्ट लेबर आवर। अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ डायरेक्ट लेबर आवर। आइए जरा डायरेक्ट लेबर आवर ढूंढ के लेकर आते हैं। अब डायरेक्ट लेबर आवर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, पर बनाने पड़ेंगे, है ना, यानी कि 12,000 मल्टीप्लाई बाय 20,000, तो यहां से हमारे पास आ जाएंगे डायरेक्ट लेबर आवर। चलिए यहाँ पे कर रहा हूं मैं, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 20, आंसर कितना आया, ये आ जाएगा डायरेक्ट लेबर आवर। हाँ जी, कितने, 240,000। नीचे वाले 1 लाख, तीसरा वाला 180,000, बस आया, तीनों को ऐड कर लें तो टोटल डायरेक्ट लेबर आवर आ जाएगा। ये आ जाएगा टोटल डायरेक्ट लेबर आवर जी, हाउ मच, 520। तो ठीक है, गेम ओवर, 520,000। ठीक है जी, कहानी खत्म हुई। 520,000 डायरेक्ट लेबर आ गए, टोटल आ गया हमारे पे, ये टोटल डायरेक्ट लेबर आ गए। तो इन टोटल को यहाँ पे पुट करेंगे। सो 520 डायरेक्ट लेबर आवर, तो OAR पर लेबर आवर कितना आया, OAR पर लेबर आवर कितना, 18.25, ₹18.25 पर लेबर आवर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इस आंसर में किसी को कोई प्रॉब्लम हो कि ये आंसर कैसे आया, या तो कोई प्रॉब्लम, मुश्किल तो नहीं। अब इसको क्या करना, तीनों प्रोडक्ट को बांट देना, ठीक है नी। तो आइए बांटते हैं फिर। कितनी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, अल्फा बीटा गामा, 3 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, तो तीनों को बांट देते हैं। तो अल्फा बीटा गामा तीनों को बांट देते हैं। अल्फा किस में चाहिए, पर यूनिट में चाहिए, बीटा भी किस में चाहिए, पर यूनिट में चाहिए, गामा भी किस में चाहिए, पर
यूनिट्स में चाहिए। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास तो रुपीस 18.25 पर लेबर आवर है, पर लेबर आवर है। पर मेरा आंसर तो ये नहीं है, मेरा आंसर तो आएगा जाके रुपीस समथिंग पर यूनिट। मुझे तो ये चाहिए, क्या ख्याल है, मुझे तो ये वाला आंसर चाहिए, रुपीस पर यूनिट में चाहिए आंसर, मुझे तो ये चाहिए आंसर। तो कैसे आएगा ये आंसर? ठीक है जी, तो रुपीस पर यूनिट चाहिए, तो डिनोमिनेटर में मुझे क्या चाहिए, यूनिट चाहिए। ठीक है जी, डिनोमिनेटर में यूनिट चाहिए और ऊपर क्या चाहिए, लेबर आवर चाहिए। ऐसा क्यों किया, ताकि लेबर आवर से कैंसिल हो जाए, ऐसे ही है। ठीक है जी, ये लेबर आवर से कैंसिल हो जाए। वही किधर गए, इनको क्या हुआ, ये वहां क्या करने है, छुट्टी मनाने गए वहां पे, लिख यहाँ पर वहीं जा रहे हैं, मर्जी इनकी, चलो कट करते हैं इनको। अच्छा जी, मैं जरा चारा सा कलर चेंज करके क्रॉस कर दूं इनको मैं। ठीक है जी, आए जरा। अब मुझे क्या चाहिए, लेबर आवर और यूनिट्स। तो ठीक है जी, करें जरा, अब बताएं आंसर क्या आता है। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन देखें, और यूनिट्स कितने, यूनिट्स कितने, तो क्या करूंगा, क्या करूंगा, दिमाग इस्तेमाल करना है यार। ये कन्वर्जन रेट को देखो, ये कन्वर्जन रेट को देखो और फिर क्वेश्चन में जाकर इसको ढूंढ के लेकर आओ। कन्वर्जन रेट को देखो और अब सवाल देखो, बताओ मुझे क्या करना है। जल्दी बताओ बच्चों, क्या करूंगा, खाली भाई, खाली 20 आना है भाई, खाली 20 आना है। ये लिखा हुआ है डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट, ये ऑलरेडी कन्वर्जन रेट पड़ा हुआ है, लेबर आवर पर यूनिट, तो सिर्फ 20 को मल्टीप्लाई करूंगा, बस खत्म कहानी। ये करना था हम, अभी इतने मुश्किल में पड़े, तो क्या करूंगा, 20 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी लेबर आवर पर यूनिट में 20। तो ठीक है, कहानी खत्म, मल्टीप्लाई करो और आंसर आ गया। क्या आंसर आता है, 365। ठीक है, आगे तो आपको माशाल्लाह फिर पता चल ही गया। तो अब पहले वाला मैं जरा प्रोटोकॉल से कर लिया, आगे वाले को ऐसे लिख लेते हैं। 20 के बाद कौन है, लेबर आवर पर यूनिट 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करवाया, आंसर कितना आ गया, 91.25। तो ऐसा कर सकते हो, पहले तरतीब से कर लो, बाकी को डायरेक्ट। फिर तीसरे वाला 4 आ गया, 18.25 मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया, आंसर कितना आया, 70, एग्जैक्ट 73। ठीक है जी, ये मेरे आंसर आ गए, ये मेरा आंसर आ गया पार्ट 1। ये पार्ट 1 का हमारा आंसर आ गया। यहाँ तो देखें कोई मसला है तो मुझे बताएं जरा। ये कल वाले की एग्जैक्ट कॉपी की है हमने, जीरो डिफरेंस है, क्या है। चले आगे जी, ठीक है। अब सारी मेहनतें पार्ट बी की, पार्ट बी पे हैं जरा। पार्ट बी में है, पार्ट बी में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, रिकैलकुलेट द फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, यानी क्या कह रहा है, जो ऊपर आपने ओआर पर यूनिट कैलकुलेट किया ना, उसको जरा रिकैलकुलेट कर लें,
दोबारा कैलकुलेट कर लें OIR पर यूनिट को फॉर ईच प्रोडक्ट हर एक बाय एलोकेटिंग इंडिविजुअल एक्सपेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक यूटिलाइजेशन ऑफ रिलेटेड फैसिलिटी। कहता है कि अब आपने क्या करना है, प्रोडक्ट वाइज OIR कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने पार्ट बी किया था कि वैसे उसकी एग्जैक्ट कॉपी चलनी है। ठीक है जी, चलें आ जाए। अब हम क्या करेंगे, 3 प्रोडक्ट्स बना देंगे और सारे जो कॉमन ओवरहेड होंगे वो हम प्रोडक्ट वाइज क्या कर देंगे, पोर्शन कर देंगे। ठीक है जी, क्लियर, बस हमें लगे। ठीक है जी, आ जाए जरा। तो पहले वाला कॉलम क्या होता है, ओवरहेड्स। ओवरहेड लिख लेंगे, मसला नहीं। उसके बाद क्या आता है, बेस के बाद टोटल आ गया। और कितने प्रोडक्ट्स हैं, 3 प्रोडक्ट्स हैं। अल्फा बीटा और गैमा, ये हमारे पास फॉर्मेट बन गया हमारा। ठीक है जी, क्लियर। चलें जी, अरे जरा पहला ओवरहेड कौन सा, पहले ओवरहेड को पिक करें जरा। पहले वाले पे आ जाए। तो पहला वाला आ गया इनडायरेक्ट वेजेस, और इनडायरेक्ट वेजेस में मशीन की मेंटेनेंस आ गई। ठीक है जी, पहला वाला कौन आ गया, इनडायरेक्ट वेजेस, और इनडायरेक्ट वेजेस में मशीन मेंटेनेंस आ गई। कितनी बच्चों, 600,000 की। तो ये 600,000 की क्या आ गई, मशीन मेंटेनेंस। ठीक है, तो इनडायरेक्ट वेजेस और मशीन मेंटेनेंस। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास इनडायरेक्ट वेजेस। और इनडायरेक्ट वेजेस में हमारे पास आ गई मशीन मेंटेनेंस। टोटल कितना था बच्चों, 6 लाख। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास से रुपीस आ गया। अब इसकी बेस ढूंढ के लेके रहनी है। मशीन मेंटेनेंस की बेस क्या बनेगी जी बच्चों, मशीन मेंटेनेंस की बेस क्या बनेगी, मशीन मेंटेनेंस की बेस क्या बनेगी जी, कॉस्ट ऑफ मशीन है हमारे पास, हाँ है, 6,000, 4,000, 3,000। कॉस्ट ऑफ मशीन बनेगी या मशीन आवर बनेगी, बोले ना। टोटल मशीन आवर बननी चाहिए ना। देखो मशीन की मेंटेनेंस होनी है। मान लो मैंने 50 लाख की मशीन खरीदी, कितने की खरीदी, 50 लाख की मशीन खरीदी, इस्तेमाल ही नहीं की तो मेंटेनेंस करवा लूंगा, इस्तेमाल ही नहीं की तो मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। मेंटेनेंस हम अपनी बाइक कब मेंटेन करते हैं, ट्यूनिंग कब करते हैं, वो चलेगी तो ट्यूनिंग होगी। मतलब बाइक चली नहीं है, गाड़ी चली नहीं है तो फिर भी उसको सही करवा लूं, लॉजिकली नहीं है ना। तो फिर जो मशीन की मेंटेनेंस होगी वो मशीन की कॉस्ट पर नहीं बल्कि उसके चलने पर होगी। तो टोटल मशीन आवर 6 × 12,000 कितने है, टोटल मशीन आवर 72,000। ये निके निके नजर आ रहे हैं, छोटा छोटा सा लिख रहा हूं मैं जरा। और 20 × 2 160,000। तो तीसरे वाला 450,000। और टोटल कर लें शाबाश इसको
टोटल कर लें 682, ये टोटल हमारे पास आ गया। तो बताएं फिर रेशियो क्या बनी? रेशियो क्या बनी? 72 डिवाइडेड बाय 682, 160 682 और 45 682। ठीक है जी, क्लियर? यहां तो कोई मसला? ठीक है जी, पहले वाली पोर्शन करके मुझे आंसर बताएं। और ये इसकी हम बेस यूज करेंगे मशीन आवर्स। सिक्स डबल 343 63343। नेक्स्ट कैलकुलेटर किधर है? माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप दोनों की बच्चों एक बार ही रेशियो बना लेकर फिर से चेंज करते रहा करो। 14076 ठीक है जी। और गैमा वाला वैल्यू है 45 ओवर 682 395 बस 89 बस। अब 89 के बाद क्या करूं आगे? 89 के बाद कुछ है? 0.4 है वैसे आगे 0.44 और वो पॉइंट फिर 890 कर लें। सिर्फ 3 सर 89 भाई 3 लाख आना चाहिए ना, क्योंकि 140 हुए 60,000 हुए तो कम से कम 3 लाख कुछ होगा तो वो 6 लाख तक पहुंचेगा, क्योंकि ये तो अभी 39,000 बनेगा अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखता मैं। ये 6 डिजिट होने चाहिए ना यार। सर इसको बैलेंसिंग करें तो 895 थे, ठीक है 895। हाँ अब रेशियो से करो जरा, बैलेंसिंग का गोली मारो। रेशियो से क्यों नहीं आया ये? इसकी रेशियो क्या बनी है? इसकी रेशियो क्या बनी है? 45 डिवाइडेड बाय 682 मल्टीप्लाई बाय 6 लाख। ये आना चाहिए। नहीं आ रहा? 6 लाख तो 395,894 यार। फिर यहाँ पे गड़बड़ की हुई होगी ना। फिर ये 45 नहीं है, ये 45,000 नहीं होगा, फिर 450 है। 450 है हाँ, तो फिर ये कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ना। फिर ठीक है, हमारे यहाँ 5 आएगा क्योंकि हमने वो 6 लाख पूरे करने ना। ये 450 के साथ था, ठीक है ठीक है। 3 और 2 5 और 5 0 बनेगा ना, 4 के साथ 9 बनेगा वहां पे, ठीक है। तो हमारे यहाँ 5 ही बनेगा, क्लियर? वरना 1 रुपये का डिफरेंस टोटल में आ रहा होगा। ठीक है जी, आए जरा यार, अब थोड़ी स्पीडी हो जाए, तो इसमें इतनी देर लगी पहले वाले पे नन्ना मुन्ना सा था। ठीक है जी, नेक्स्ट वाला स्टोर है। स्टोर वाला कितना बच्चों? स्टोर वाला 360 स्टोर आ गया 360। आ जाए जरा, तो हमने लिख दिया नेक्स्ट स्टोर और यहाँ पर आ जाएगा 360,000 और आप बेस ढूंढने निकलते हैं। आए जरा बेस ढूंढे स्टोर की बेसिस जनाब, स्टोर की बेसिस बनेगी स्टोर कंजम्पशन, और स्टोर कंजम्पशन है 720 270 810। टोटल करें जरा, टोटल क्या बनेगा इसका? 1800। ठीक है जी, तो ये रेशियो बन जाएगी इसकी। कैसे बनेगी रेशियो? 720 डिवाइड बाय 1800, 270 फिर 810 डिवाइड बाय 800 बना लोगे। चलें जी, पहले वाले का आंसर बताएं। एक मिनट स्टोर कंजम्पशन जी, अब बताएं। हाँ जी, 144,000 54,000 162। ये अच्छी बात की, एक ने गैमा संभाल लिया।
एक एक संभालो आराम से, जल्दी जल्दी आंसर कैलकुलेशन हो जाएगी। 162,000, बहुत अच्छे। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। व्हाट्स द नेक्स्ट? दैट इज द क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल आए जरा, क्वालिटी कंट्रोल है 468 क्वालिटी कंट्रोल है। ठीक है जी, आए जरा। सो क्वालिटी कंट्रोल आ गया 468। क्वालिटी कंट्रोल 468। क्वालिटी कंट्रोल के लिए बेस ढूंढे, कौन सी अच्छी बेस लगती है क्वालिटी कंट्रोल के लिए? क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्वालिटी कंट्रोल है। क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर 468 रुपीज का खर्चा आया। इसका मतलब ये जो क्वालिटी कंट्रोल है, तो सबसे पहले हमने देखने हैं कि क्वालिटी कंट्रोल के लिए हम क्या करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल के लिए हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं यूनिट की, ताकि उनकी क्वालिटी को इंश्योर कर सकें। अब यहाँ पे हमारे सामने दो चीजें आ सकती हैं, नंबर ऑफ यूनिट इंस्पेक्टेड या इंस्पेक्शन आवर पर यूनिट। ठीक है जी, नंबर ऑफ यूनिट इंस्पेक्टेड या इंस्पेक्शन आवर पर यूनिट। तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए बच्चों हम क्या करेंगे कि एक यूनिट पर इंस्पेक्शन कितनी हुई है, एक यूनिट पर इंस्पेक्शन कितनी है, बजाय इसके कि हम नंबर ऑफ यूनिट इंस्पेक्ट करें, इसकी बजाय हम ये देखेंगे कि एक यूनिट के ऊपर हमने कितनी इंस्पेक्शन की है, उसके ऊपर हमारा कितना खर्चा है। तो यहां पर दो चीजें आपके सामने आएंगी, या तो नंबर ऑफ यूनिट इंस्पेक्टेड आएंगे, या तो इंस्पेक्शन आवर पर यूनिट आएंगे। तो आपने क्या करना है, क्योंकि हम पर यूनिट पर कैलकुलेशन और अपॉर्शनमेंट नहीं कर रहे, अपॉर्शनमेंट रीजनेबल बेस के ऊपर कर रहे हैं। जो रीजनेबल बेस बनेगी वो बनेगी इंस्पेक्शन आवर। अब मुझे बताएं इंस्पेक्शन आवर कैसे आएगा, टोटल इंस्पेक्शन आवर कैसे आएंगे? जी मुझे बताएं, इस दो को किससे मल्टीप्लाई करूंगा इंस्पेक्शन आवर तक पहुंच जाऊंगा मैं? जी, गलत जवाब, 12,000 से नहीं करेंगे जी। किसे करेंगे जी? भाई जितने यूनिट इंस्पेक्ट किए हैं, 600 यूनिट इंस्पेक्ट किए हैं, और एक यूनिट के ऊपर 2 घंटे लगे हमारे, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय ये 600, 400, 1350 लूंगा मैं। क्या मेरी बात समझ आई? भाई टोटल यूनिट तो इंस्पेक्ट ही नहीं किए हैं ना बच्चों। ये आपका दिल कर रहा होगा यहाँ पे, जैसे आपका दिल किया भी, आपने 2 को मल्टीप्लाई किया 12,000, क्योंकि हमने पिछले सारों को 12 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो यहां पर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? इंस्पेक्टेड यूनिट से। वो कितने? 600 मल्टीप्लाई बाय 400 और मल्टीप्लाई बाय 1350। ये जाकर हमारे पास आंसर आएगा जी। पहले वाला आ गया 1200, दूसरे वाला 1200, तीसरे वाला 5400, और यहां से टोटल कर लेंगे, यस 7800। तो यहां से रेशियो क्या बनेगी? 1.2 डिवाइड बाय 7.8, 1.2 डिवाइड बाय 7.8, 5.4 डिवाइड बाय 7.8, ऐसे कर लो। ठीक है जी, जैसे मर्जी कर लो आगे, तो आपको पता ही, फिर मैथ आ जाती है आगे। ठीक है जी, चले बांटे। तो यहां से हमने लिखा इंस्पेक्शन आवर, टोटल इंस्पेक्शन, चलिए टोटल इंस्पेक्शन आवर आ गया हमारे पास 78,000 आ गया। फर्स्ट वन
अल्फा आ गया 78,000, बीटा 78,000, चेक करते रहें शाबाश। और गैमा 351,000, ये टोटल 468 बन जाता है। 468,000 सर ये 72,000 नहीं आता, 78,000 मुझे क्या बताओ, ये तो आप लोग ही बताओगे मुझे। 72 था, जरा चेक कर लें, जरा दोबारा चेक कर लें जरा यार। 72 है ये, सेवन टू, ठीक है। फिर तीसरे वाला भी चेंज आएगा, फिर तो तीसरे वाला भी फिर चेंज कर दें हम। 324,000, ठीक है जी। चलें आ जाए नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास कौन आ गया बच्चों? क्लीनिंग एंड रिलेटेड सर्विसेज 4 लाख की है। क्लीनिंग एंड रिलेटेड सर्विसेज 4 लाख की है, ठीक है। आ जाए क्लीनिंग सर्विस, बेस बताएं क्या बनेगी? क्लीनिंग सर्विस 4 लाख जी। क्लीनिंग सर्विस 4 लाख है, तो सफाई वगैरह हो रही है, तो जितनी भी फैक्ट्री होगी फैक्ट्री की सारी सफाई होगी, तो दैट इज द फ्लोर स्पेस है हमारे पास कोई बेस? अच्छा, फैक्ट्री स्पेस यूटिलाइजेशन है, ये कहाँ पे है? पहली वाली आ गई, ठीक है जी, पहली वाली आ गई। तो ठीक है, 40, 35, 25 ये आसान ही है। फैक्ट्री स्पेस यूटिलाइजेशन आ गई बेसिस की, फैक्ट्री स्पेस। फैक्ट्री स्पेस आ गई जी जनाब। 160,000, 140,000, 140 और 1 लाख आ गए जी। इसमें देख लें किसी बच्चे को कोई परेशानी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या यार। नेक्स्ट फ्यूल एंड पावर आ गई, कितनी आ गई? 28 लाख फ्यूल एंड पावर, ठीक है। फ्यूल एंड पावर का देखिए जरा बेस, तब तक मैं ही लिखता हूँ। फ्यूल एंड पावर, जी बच्चों, फ्यूल एंड पावर जी किस पे लेके जाएंगे? मशीन आवर्स पे। मशीनें या तो फ्यूल जो है या तो मशीनों पे डलेगा, वो तो कहीं डलना, ठीक है जी। या कोई प्लांट वगैरह होगा, तो यहाँ पे हमारे पास मशीनें ही हैं। टोटल अमाउंट कितनी थी? 28 लाख आ गया। और हमारे पास बन जाएगी मशीन आवर, तो मशीन आवर ऑलरेडी हमने बनाई हुई है, मशीन आवर ऑलरेडी हमने बेस बनाई हुई है, रेशियो बनाई हुई है ना मशीन आवर की। 295,601, just a minute। अच्छा जी, फ्यूल एंड पावर मशीन आवर कैसे बनेगी? 72 डिवाइडेड बाय 682, फिर 160 डिवाइड बाय 682, फिर 450 डिवाइडेड बाय 682, ये रेशियो बनेगी। बना लेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे हम लेंगे मशीन आवर, जी जनाब बताएं पहले बोलो। 295,601, then 656,891, 184, 7507। वो ज्यादा नहीं आ गया कुछ? ये तो 18 लाख तो यही आ गया। ओए होए, अच्छा ठीक है, क्लियर है, ठीक है। ओके, नहीं ठीक है। 18 और 6 और 3 लाख हुए 9,
9 और 18 28, ठीक है ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पे आ जाए जनाब। अच्छा ये अब भाई नेक्स्ट वाले को जरा ध्यान से करना प्लीज, नेक्स्ट वाले को जरा ध्यान से करना। अब डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग है, इसका मतलब ये 1560, इस 1560 में दो डेप्रिसिएशन पड़ी हुई हैं, एक पड़ी हुई है बिल्डिंग की और एक पड़ी हुई है प्लांट एंड मशीनरी की। दोनों को अलग अलग करना है, दोनों को अलग अलग करना है, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग दोनों की बेसिस डिफरेंट है, दोनों की बेसिस डिफरेंट है, तो इन दोनों ने डिफरेंट तरह से अपॉर्चुनिटी होनी है, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या कर लें, प्लांट एंड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये जरा आसान है, ये कर लेते हैं जरा, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन हमारे पास कितनी है, तो पहले हम ये लिख लेते हैं, ठीक है जी। चले आए जरा। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन की जब डेप्रिसिएशन लेंगे तो किसके ऊपर लेंगे, मशीन कॉस्ट। अब प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन टोटल फाइंड कितनी करनी है, कॉस्ट पर आएंगे कितनी है, 6,000,000। अच्छा कॉस्ट ऑफ मशीन 1000 है, 6000, उसके बाद 4 3 कितना आया 1300,000 जी, यानी कि 13 लाख की मशीन है मेरे पास, 13 लाख की मशीन है, तो उसका 10% ले लो बस खत्म, उसका 10, ये 13 लाख है, ये 13,000 है, 1300 है, ये 13,000 है ना, ये 13,000 है, ठीक है जी। तो मुझे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है ना, यहाँ पे क्या करना है, टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितनी है, तो टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ पे जो एलोकेटेड होगी वो ये होगी, टोटल कॉस्ट कितनी थी 13 मिलियन, ऐसे ही उसका 10% कितनी बनती है 13 लाख। सो 13 लाख जो है ये प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन आएगी, ऐसे करके। जरा ये बात देखें, समझ आई मेरी, ये बात इधर लिख दूं या इधर इधर ऐसे करके लिख दूं, 13 मिलियन का 10%, सही है, सही है जी, मेरी बात समझ आ गई। जी मशीन कॉस्ट, ठीक है जी, बांट दे शाबाश, फिर मशीन कॉस्ट के ऊपर बांट दे, कैसे बांटेंगे, क्या रेशियो बनेगी 6/13, 4/13, 3/13, बांट दे शाबाश, फिर आ जाए जरा, आ जाए, क्या आंसर बनता है अल्फा बीटा गैमा का, पहले का आ गया 6 लाख, दूसरे का 4 लाख, तीसरे का 3 लाख, ठीक है जी। अब टोटल डेप्रिसिएशन में से 13 लाख निकाल दें, अब टोटल डेप्रिसिएशन में से 13 लाख निकाल दें तो पीछे बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन बच जाएगी, ठीक है जी, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन बच जाएगी, वो कितनी बचती है 2,60,000। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। सो बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन कैसी आएगी, 13 लाख, टोटल कितनी थी हमारे पास, टोटल डेप्रिसिएशन कितनी थी हमारे पास 1560,000, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 1560,000 में से 13 लाख तो निकल गए डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी की, तो रिमेनिंग कितनी बच गई हमारे पास 260,000। सो रिमेनिंग 260,000 बांटी जाएगी डेप्रिसिएशन बिल्डिंग में। सो डेप्रिसिएशन बिल्डिंग में
आए जरा, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग है हमारे पास, चेक करें कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। ओके, अगर कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग नहीं तो फिर क्या करेंगे, फिर फैक्ट्री स्पेस ले लेंगे कि बिल्डिंग कितने एरिया के ऊपर बनी हुई है, बिल्डिंग कितने एरिया के ऊपर बनी, फिर ये ले लेंगे। तो अब यहां से ले लेंगे फैक्ट्री स्पेस। और फैक्ट्री स्पेस की परसेंटेज गिवन है जी, जनाब बताएं। 1 देन 9 65,000 जी। यहां तक कोई मसला बच्चों, यहां तक कोई मसला नहीं। नेक्स्ट देखेंगे यार, इंश्योरेंस एंड प्लांट एंड मशीनरी, दैट इज दी 240 की इंश्योरेंस है, ठीक है जी। इंश्योरेंस पर आ जाए, इंश्योरेंस एंड प्लांट एंड मशीनरी कितनी है, 240,000 है। इंश्योरेंस के लिए देखें, इंश्योरेंस के लिए क्या कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, क्या कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है तो ले ले ये इंश्योरेंस एंड कॉस्ट ऑफ मशीन। तो कॉस्ट ऑफ मशीन ले लें, फिर मशीन कॉस्ट ले लें, मशीन कॉस्ट ले लें। और मशीन कॉस्ट ऑलरेडी हमें यहाँ पे लिखी हुई है, ये मशीन कॉस्ट है, ये 6,000 4,000 3,000 13,000, ठीक है नी, ये कॉस्ट ऑफ मशीन आ गई हमारे पास। जी जनाब बताएं जरा। 110769 110,769 73846 55385, ठीक है। नेक्स्ट देना आप कौन है, इंश्योरेंस ऑन बिल्डिंग, दैट इज दी 60,000, इंश्योरेंस ऑन बिल्डिंग 60,000। आ जाए जरा, तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग तो है ही नहीं है, तो फैक्ट्री स्पेस ले लेते हैं। फैक्ट्री स्पेस अमाउंट कितनी थी 60,000 जी, आंसर बताएं। 24,000 21,000 15,000, ठीक है जी। नेक्स्ट बताएं। स्टोर स्पेयर्स एंड सप्लाईज कंज्यूम्ड स्टोर स्पेयर्स अमाउंट 18 लाख 18 लाख। स्टोर कंजप्शन और किस पे आ जाएगा ये जी, स्टोर स्पेयर्स वाला, स्टोर कंजप्शन स्टोर स्पेयर एंड सप्लाई 18 लाख, ठीक है 18 लाख किधर है, स्टोर कंजम्पशन, ठीक है। ये तो आसानी होगी, 18 लाख ऑलरेडी बांटा हुआ है, ऑलरेडी बांटा हुआ है, टोटल 18 लाख ही बनता है ना भाई, ये लिख दो ये तो गिवन है, 18 लाख तो गिवन ही है, तो गिवन वाली लिखवा दें बस जी। जी 7,20,000 देन 270,000 देन 810 810, ठीक है। लास्ट हमारे पास रह गया, लास्ट कौन रह गया, रेंट एंड रेट से रह गया। रेंट रेट्स टैक्स, टोटल अमाउंट 12 लाख। और बेस बताएं इसकी, रेंट रेट्स की, रेंट रेट से तो फैक्ट्री स्पेस से आ जाएगी, क्या ख्याल है, रेंट फैक्ट्री का होगा ना, जितनी बिल्डिंग है, बांट दे जरा। लेकिन टैक्सेस तो यूनिट्स पे भी लगते हैं। रेंट एंड रेट्स असल चीज है, वो टैक्स उसने बीच में साथ रेंट एंड रेट्स के मिला दिया, ठीक है। तो रेंट रेट ये सारा एक ही वर्ड यूज हो रहा होता है। टैक्स के लिए सेपरेट इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती जी,
480, 420 और 300। अब एक बच्चा अल्फा कर ले, आप अल्फा कर लो, आप बीटा कर लो, आप गैमा कर लो। एक अल्फा एक बीटा एक गैमा संभाले और टोटल अगर सही कर लें तो क्या ही बात हो जाए आपकी। तीन मिनट में क्लास खत्म हो जानी है, आपके पास सिर्फ 2.5 मिनट है। जी जी, 739 बीटा का टोटल आ गया, एक मिनट, 2339 502, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अल्फा का और गैमा का क्या है? अल्फा क्या 2773713, गैमा का क्या है जी? 4292787। जल्दी से तीनों को टोटल करें, जो हमने यहाँ पे ग्रैंड टोटल निकाला था 9488, इसके बराबर आता है। 9506। गड़बड़ कर दी कहीं ना कहीं आप लोगों ने। अब गैमा दोबारा कैलकुलेट करो। ये मैं बट तब तक मैं वाइंड अप कर रहा हूं। टोटल ओवरहेड्स आगे डिवाइडेड बाय यूनिट्स करूंगा, तो डिवाइडेड बाय यूनिट्स। अल्फा के यूनिट्स कितने हैं? 12,000। अल्फा के यूनिट्स कितने थे बच्चों? 12, 20 और 45। तो ठीक है, 12, 20 और 45। सो 12, 20 और 45। गैमा दोबारा चेक किया है, गैमा को दोबारा चेक करें। टोटल ये मेरा आंसर है। नहीं तो घर से कर लेना यार। ये गैमा का आ रहा है 405। क्या आ रहा है? यार ऐसा करो, इन दोनों को ऐड करो, उसमें से माइनस करो, बैलेंसिंग लिख लो। 405 ये बैलेंसिंग आ रहा है, सर वैसे ऐड कर उसको मारो गोली। 40 मैं लिख लेता हूँ जरा, आ रहा है हमारे पास 405 टेट्रा 1। ठीक है, अब जरा इन दोनों को रेड वाले में से माइनस करो, बैलेंसिंग देखो क्या आता है ये वाला। हाँ जी ठीक है, ये बैलेंसिंग आ रहा है 4374, यही आगा। आप अपने टोटल को चेक करेक्ट कर लीजिएगा। 4374785, बाकी इसको दोबारा टोटल चेक कर लीजिएगा। अब जरा इनको डिवाइड करें और आंसर आ गया। कहानी तो खत्म करें पहले, ये आंसर आ गया हमारा, खत्म कहानी, सवाल कंप्लीट। ये अल्फा में था, पहले मुझे आंसर बता दें, अल्फा में गड़बड़ है और अल्फा सही है क्योंकि उन्हीं के तो बैलेंस सही आया। सॉल्यूशन देख लो। अच्छा मुझे पर यूनिट तो लिखाओ, 231 आगे बस। ओ आर पर यूनिट पे निकाल लिखवाना है, OAR। ये हमें वापसी का रास्ता कोई नहीं मिला, पहले बता रहा हूं मैं, जितनी आप देर कर रहे हो बच्चों ने आ जाना है। रुपीस 231.14, ये 2 डेसिमल पे जाना है हमेशा। दूसरे वाला 116.98, तीसरे वाला
97.22, ठीक है, डन हो गया, ठीक है। सोल्यूशन में गामा यही आ रहा है जो अभी लिखा है। सोल्यूशन में गामा ये वाला। अल्लाह हाफिज। कल